Today we are going to discuss about AMU Triple E 10 ईयर चैप्टर वाइज। हम एक्चुअली इस वीडियो में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, इसी सीरीज में और भी चैप्टर्स आएंगे और कुछ चैप्टर्स मैंने कर दिए हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हर चैप्टर वाइज का एमयू क्यूज का टेस्ट भी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। आपको ऐप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। तो एक बात जो सबसे जरूरी बात यह है कि एएमयू के एग्जाम में 10 दिन भी नहीं बचे, तो उसमें हमें करना क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से अब तुमको सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहिए, उसी की प्रैक्टिस करना चाहिए और फार्मूले को दिमाग में फिट करना चाहिए। फार्मूले को दिमाग में फिट करना चाहिए। आपने जो नोट्स बनाया है उस नोट्स को रिवाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि पीवाईक्यू से कितने, उस नोट से पीवाईक्यूज के कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। जब तक देखो, किसी भी एग्जाम को फोड़ने का सबसे सही तरीका है उस एग्जाम का पीवाईक्यू लगाओ। उससे ही तुम्हें आइडिया मिलेगा कि वैसे एग्जाम में, उस एग्जाम में एक्चुअली पूछा क्या जाता है। तो पीवाईक्यू लगाना अपने आप में सबसे जरूरी चीज है, जो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं और अभी भी रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो चलिए पीवाईक्यू हम आज एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं और लगभग 10 साल के पीवाईक्यूज को हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे आ रहे हैं। और बाद में आपकी टेस्ट भी लूंगा, टेस्ट हमारे ऐप पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और एक मिनट और एक एक बात और, वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप विश्वकर्मा, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, and I have qualified GATE, JEE Main की ट्रिपल एमयूटी एंड a lot of engineering exams। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूँ, वो टीचमेंट का गोल्ड एजुकेटर हूँ और डायरेक्टर हूँ सेट एंड आउटपुट का। और हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला कि आपको वहां पे फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जो कि फ्री में है। बाकी हमारा फुल टेस्ट सीरीज भी है जो कि तुम्हें जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप एएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको फुल टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और फुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का बहुत बड़ा फायदा भी होगा। एक्चुअली हमारे टेस्ट में अगर तुम्हारे 60-70 मार्क्स आ रहे हैं तो तुम मान के चलना एएमयू के टेस्ट में, एएमयू ट्रिपल ए में, तो ट्रिपल ई में तुम सेलेक्टेड लिस्ट में आओ। आराम से तुम यहाँ 70 मार्क्स 60 मार्क्स लेके आओ, डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर तुम्हें जानना है, तुम मस्ट ज्वाइन करो हमारे ऐप को, जो कि 999 का है। और अगर तुम कोड यूज करते हो रुद्रा कॉम्बो, तो जो जिन लोगों ने रुद्रा सीरीज खरीदा था बेसिकली उनके लिए था। तो अगर तुम एक कोड यूज करते हो तो तुमको ये 599 में मिल जाएगा। अगर जल्दी करना, क्योंकि ये लिमिटेड कूपन होता है, एज सुन एज पॉसिबल तुम जल्दी से परचेज कर लेना, बिकॉज कूपन इज लिमिटेड। बाद में मत कहना कि भैया मैं कोड यूज कर रहा हूँ फिर भी 999 का दिखा रहा है। ओके, तो एक टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, इसमें तुम्हें दो ही काम करना चाहिए। अभी तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, सिर्फ दो ही काम करो। पहले पीवाईक्यूज लगाओ और दूसरा चैप्टर वाइज टेस्ट दो। तो अल्टरनेट डेज पर हमारा फुल सिलेबस टेस्ट होता है, फुल सिलेबस टेस्ट जिसमें कंप्लीट सिलेबस होता है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसमें है। और मान के चलो कि ऐसे ऐसे उसमें क्वेश्चन है जो डायरेक्टली उठा उठा के एएमयू पूछेगा। एएमयू डायरेक्टली उठा उठा के पूछेगा, मतलब आराम से उठा के सेम सवाल पूछ देगा। और तुम देखना जब फाइनल दे के आओगे तो बोलोगे हाँ भैया टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन लड़े थे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन 5। बोला जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ो। गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या, क्या क्या गिवन है। मेरे साथ सारे लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट स्टार्ट टू रीड आउट दिस क्वेश्चन। गिवन क्या क्या, 6.0 kg block, just wait a minute.
ओके। 6.0 kg block is placed on a 60-degree ramp as shown in figure. इस रैम्प पर एक 6 kg का ब्लॉक ऐसे रखा गया है। अब तुम्हें बताइए, अगर यह ब्लॉक रखा गया है तो ग्रेविटी की वजह से वो क्या होगा, नीचे खिसकना चाहेगा। लेकिन ये जो सरफेस है, ये रफ है, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.6 दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि फोर्स F इज अप्लाइड टू पुट द ब्लॉक, यहाँ पे एफ फोर्स लगाया जा रहा है इस ब्लॉक को स्लाइडिंग से रोकने के लिए। तो बताइए उस फोर्स की वैल्यू क्या। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या होना चाहिए? सबसे सिंपल तरीका जो हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने पढ़ा था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एनएलएम में सबसे पहले रूल क्या है? एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं होता है, फ्री बॉडी डायग्राम यही होता है कि पहले जिस ब्लॉक की भी स्टडी करनी है उसको तुम वहां से काट के अलग करो, मतलब फ्री करो, इस बॉडी को फ्री करो और इस बॉडी का डायग्राम, और उसके बाद उस पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबको लिख दो। तो ये ऐसे ही था ना। अब इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg, और mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया होगा? mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो गया होगा? mg sin थीटा। सोचो, तुम बताओ ना, इसमें नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा और mg इधर लग रहा होगा और mg cos थीटा, सो mg cos थीटा इधर लग रहा होगा क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, और mg sin थीटा इधर लग रहा होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? और ये ना तुम रट, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, और ये ना तुम रट लेना, ये तुम रट लेना, इधर mg sin थीटा है और इधर mg cos थीटा है। समझ में आया? समझ में आया कैसा हुआ, कैसे हुआ? ठीक है। अब देखो, ये फोर्स क्या कर रहा होगा, इसको नीचे खिसका रहा होगा। इस रैंप पे ब्लॉक रखा होगा तो ये ब्लॉक इस फोर्स की वजह से नीचे खिसक रहा होगा। तो इसको पहली चीज रोकना कौन चाहेगा? इसको रोकना चाहेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पा रहा होगा, इसलिए हमको एक बाहरी फोर्स एफ लगाना पड़ा है। बात समझना? अब ये एफ फोर्स लगाने के बाद सिस्टम रुक गया, खिसक नहीं रहा है। अगर ये सिस्टम रुक गया इसका मतलब नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स। मैं कह सकता हूँ ना, एफ प्लस एफ एस जो होगा वो एम जी साइन थीटा का इक्वलेंट हो। गुड। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू इनटू नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल किसके बराबर है? हमें पता है नॉर्मल क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो देखो, ना तो यह ब्लॉक प्लेन के अंदर धंस रहा है और ना ही ये ब्लॉक प्लेन के बाहर उड़ रहा है। इसका मतलब ये नॉर्मल जो है, मतलब इसके प्लेन के ऊपर, प्लेन के परपेंडिकुलरली ऊपर जितना फोर्स है उतना ही फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलरली नीचे है। तो ये जो नॉर्मल है वो mg cos थीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह इक्विलिब्रियम पे है, ना तो प्लेन, यही प्लेन था तुम्हारा, दिस वाज प्लेन, ना तो ये प्लेन से ऊपर उड़ रहा है और ना ही प्लेन में धंस रहा है। इसका मतलब ये किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अब जब यह इक्विलिब्रियम में है तो आप लोग क्या बोलेंगे? एफ एस बराबर म्यू इंटू एम जी cos थीटा। पुट कर दीजिए भैया वैल्यू, फोर्स बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी cos थीटा। खत्म आंसर। एफ इज वैल्यू क्या हो जाएगा? एम जी तो कॉमन कर लो यार, ठीक है। अब देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होता है? साइन 60 की वैल्यू क्या होता है? साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 माइनस म्यू की वैल्यू 0.6 cos 60 होता है 1/2। ठीक है। मास देख लो कितना भैया, इसका मास है 6 kg, तो 6 × 10⁻² इंटू √3 को लिख लीजिए 1.73 माइनस 0.6, करो मल्टीप्लाई यार, 2×3 = 6, 30 मल्टीप्लाई बाई 1.76 में से जाएगा तो ये 1.13 होगा। मल्टीप्लाई करो, लगभग लगभग 33 के आसपास आएगा। दैट इज आंसर। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 33 के आसपास आएगा। दैट इज आंसर। तो ये पहला सवाल था, बड़ी इजी था, कोई भी इसको कर सकता है, बहुत इजी था ये MU का पहला सवाल, बहुत इजी, बहुत इजी। ठीक है, चलो दूसरे सवाल पे पहुंचते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखो,
अच्छा, इसकी वजह से शायद तुम्हें दिखाई ना दे रहा हो। जस्ट वेट। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 5 ग्राम बुलेट मूविंग एट 100 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ बलून वुडन ब्लॉक। अब मान लो क्या हुआ होगा, एकदम आराम से सोचो, एक वुडन ब्लॉक रहा होगा, ठीक है, एक वुडन ब्लॉक रहा होगा। अब इसमें क्या हुआ होगा कि ये 5 ग्राम की एक बुलेट है, 5 ग्राम की एक बुलेट है, या 100 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। अब ये 100 मीटर पर सेकेंड से आई है तो इसमें घुस गई है, और घुसने के बाद एक 5 सेंटीमीटर चलने के बाद ये रुक गई है। 5 सेंटीमीटर चलने के बाद ये रुक गई है, देखो। undergoes a uniform deceleration and stop penetrating of 5 सेंटीमीटर। इसमें इसने 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेट किया है, उसके बाद से यहाँ पे रुक गई है। तो मैं बोल दूं ना कि क्या क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, यू दिया गया है 100 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या दिया है, 0, ठीक। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना दिया है, 5 s कितना दिया है, 5 × 10⁻² ठीक। यहाँ तक बात हुआ। तो बोल रहा है कि कितना टाइम लिया होगा और इम्पल्स क्या रहा होगा। तो पहली बात हमें टाइम निकालना है कि मतलब एक गोली आई, इसमें छेद किया और 5 सेंटीमीटर अंदर जाके रुक गई, तो बताओ कितने देर में रुकी होगी। और दूसरा बात तुमसे पूछा जा रहा है कि इम्पल्स क्या रहा होगा, और दूसरी बात पूछा जा रहा है इम्पल्स क्या रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इम्पल्स, ये दोनों चीज बड़ी आसान है निकालना। पहले हम टाइम निकालते हैं। तो हम कौन सा इक्वेशन, देखो तुम्हारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब देखो तुम्हें क्या क्या पता है, तुम्हें क्या क्या पता है, यस पता है, यू पता है, और भी पता है। तुम्हें टाइम निकालना है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यूज करना चाहिए। तो देखो, आइदर यू कैन यूज दिस, आइदर यू कैन यूज दिस। अगर इसे यूज करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एंड एक्सेलरेशन जस्ट मिनट। हाँ, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एंड एक्सेलरेशन एक बार मिल गया अपने, तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे। मैंने इसको यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो फिर मैं कैसे टाइम निकालूंगा। तो फर्स्ट वी हैव टू, हमें क्या निकालना होगा, हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा। वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, तो यूज करता हूं मैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अच्छा, चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन हो रहा था, इसलिए हम ए को माइनस लेंगे, लेकिन छोड़ो, ए को प्लस भी लोगे ना तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा। चलो भाई, फाइनल वेलोसिटी क्या था, 0। तो ये 0 का स्क्वायर बराबर इनिशियल स्पीड क्या था, 400। 400 का स्क्वायर प्लस 2, ए एस की जगह पे क्या लिख दूं, 5 × 10⁻²। तो यहां से अपन लोग लेके आएंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से, 2 × 5 × 10⁻² इज इक्वल टू माइनस 400 का स्क्वायर। अब देखो, ये हो गया 5 दूनी 10, ये हो गया a × 10⁻1 इज इक्वल टू माइनस 400 का स्क्वायर। तो a की जो वैल्यू आई है आ गई माइनस 4 × 10⁻⁴ और इंटू 10⁻1। तो a की जो वैल्यू हो गई माइनस 4 × 10⁻5। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
वी हैव फाइंड इट एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब जब एक्सेलरेशन मिल गया तो क्या हम टाइम नहीं फाइंड कर सकते? ऑफ कोर्स फाइंड कर सकते हैं भैया। कौन सा इक्वेशन यूज, विच इक्वेशन आई शुड यूज, which to find the time, which equation I should use? I should use v is equal to u plus at। फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा? 0। u कितना है? 400। और a कितना है? -4 इंटू 10⁵ इंटू 10। सॉल्व करिए भैया। 400 अपान 4 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू टाइम। अब देखो दो शून्ना कट गया है, कट गया, कितना आया? 10⁻³ इज इक्वल टू टाइम। टाइम की वैल्यू आ गई 1 मिली सेकेंड। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो चेक कर लेना, लेकिन तरीका यही है, यही मेथड है। दिस इज द मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमने क्या निकाला? टाइम निकाला। टाइम क्या आ रहा है? 1 मिली सेकेंड। ओ हो, ये वाला 1 मिली सेकेंड आया है। तो अब हमें क्या निकालना है? इम्पल्स निकालना है। चलो अब इम्पल्स, इम्पल्स दूसरा कैलकुलेशन करते हैं इम्पल्स का। इम्पल्स कैसे फाइंड करना है? अब इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स कुछ नहीं होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। डेल्टा पी इज कॉल्ड इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो डेल्टा पी को क्या लिखूंगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं m कॉमन कर लूं तो क्या हो जाएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल, दैट इज और इम्पल्स। अच्छा जी, v फाइनल क्या है? चलो v फाइनल क्या है तुम बताओ? इम्पल्स इज इक्वल टू मास क्या है? बुलेट का मास क्या है भाई? बुलेट का मास क्या है? 5 ग्राम। बुलेट का मास 5 ग्राम है, तो 5 × 10⁻³ केजी में कर दिया। फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 400। इसको और सॉल्व करिए। 5 को 20 इंटू 10⁻³ ये क्या आया? 2 आया। दैट इज आवर आंसर। है कोई मिस्टेक कर दिया है क्या मैंने? आई हैव डन एनी टाइप ऑफ मिस्टेक? वेलोसिटी कितना है? 5 ग्राम, सॉरी 400 नहीं है यार, 100 मीटर पर सेकेंड है। सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हुआ है। 100 मीटर पर सेकेंड है, इट्स 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमने उसमें भी कहीं मिस्टेक किया है। यहाँ पे 400 ले लिया था, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड था, मैंने गलती से 400 ले लिया था। सो सॉरी फॉर दैट। जहां जहां हमने 400 लिया वहां 100 पुट कर लो, या फिर से मैं करा दूं? चलो मैं फिर से करा देता हूँ। यार देखो हमने ना डाटा गलत ले लिया है। u की वैल्यू 100 है, ना कि 400। तो ये हमने डाटा गलत लिया है। चलो मैं फिर से कर देता हूँ। यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे 2 मिनट का काम है। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यू की वैल्यू 0 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगा -u² बाई 2s। यू की वैल्यू क्या है? 100 इस, तो 100 × 100 हो गया, अपान 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? यही तो हमें निकालना है। डिस्टेंस कितना है? 5 × 10⁻²। तो ये क्या हो जाएगा? वो इसको ऊपर लेके जाइए। हाँ देखो, ये 5 दूनी 10 हो गया। ये क्या हो गया? 5 दूनी 10 हो गया ना, 10 हो गया। और उसके बाद से ये क्या हो गया? 10 में से 2 गया तो -1 हो गया। ये हो जाएगा -10⁴ इंटू, ऊपर जाएगा तो ये 10⁻1 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो आया -10⁵ आया। एक्सेलरेशन आ गया तो टाइम निकाल लो। टाइम क्या होगा? v बराबर u प्लस at। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 100 है, और ये क्या हो जाएगा? माइनस a की वैल्यू 10⁵ है, और टाइम, टाइम यहाँ से क्या आया? 10⁻³ मतलब 1 मिली सेकेंड। टाइम भी निकल गया। इम्पल्स निकाल लो। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स अभी मैंने सारा फॉर्मूला बताया था। आई इक्वल टू क्या होगा? मास बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। मास कितना है? मास कितना यार? सारा डाटा सही से रखो। 5 ग्राम। 5 ग्राम की जगह पे 10⁻³ रख दो। फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा? बेटा फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल स्पीड 100 है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? 5 × 10⁻⁻1 दैट इज 0.5। ठीक है, न्यूटन सेकेंड। दैट इज आवर आंसर। आराम से समझ में आया? इम्पल्स समझ में आया बेटा?
अरे लुल्ला सवाल था, ऐसे सवाल में कुछ करना नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। बात समझ में आ गया? चलो। और सॉरी मैंने पहली बार में डाटा कलेक्ट ले लिया था। एक्चुअली हो जाता है यार, सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, देखो इस टाइम सोने का वक्त रहता है, बट मुझे पता है तो देयर इज नो टाइम फॉर यू। बहुत कम टाइम आपके लिए बचा है, सो आई शुड वॉक वॉक फॉर यू। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हाँ, देखो क्वेश्चन आराम से पढ़ो, इस सवाल को क्या कह रहा है। A block is released from a rest on 45 degree smooth inclined plane। ये एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, तो चलो बना लेते हैं एक छोटा सा स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। यह हमने स्मूथ इंक्लाइन प्लेन बना लिया जिसपे एक ब्लॉक को रख दिया। ठीक है। अब ये इसको रिलीज करते हैं, तो यहाँ से रिलीज होकर डी दूरी, यहाँ तक आने में कितना दूरी तय करते हैं? डी दूरी तय करता है। ठीक, ये बात हो गया। और कितने टाइम में तय करता है? मान लो टी टाइम में तय करता है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, के सेकंड, कि अगर अगर ब्लॉक भी यही हो और सरफेस भी यही हो, बस सरफेस स्मूथ होने के बजाय रफ हो, मतलब उसका कोई फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू हो, तो उस ब्लॉक को डी दूरी तय करने में, यहां से यहां तक आने में डी दूरी तय करने में जो टाइम लगता है, इस टाइम का एन गुना लगता है, एन टी लगता है। तो बताइए म्यू की वैल्यू। एकदम आराम से तुम, मुझे मुझे यकीन है तुम समझ गए होगे प्रश्न, कि देखो यहां से यहां तक है स्मूथ में डी दूरी, अगर कोई इंक्लाइंड रफ प्लेन है और स्मूथ प्लेन में डी दूरी चलने में टाइम टी लगता है, तो रफ प्लेन पे चलने में कितना टाइम लगता है? एन गुना टाइम लगता है। तो बताइए म्यू की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा? तो इसका सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन इस पेज पे करें या अगले पेज पे? आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। रूल्ड ले ले क्या? चलो रूल्ड पेज ले लेते हैं, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, है ना? चलो, अब आराम से क्वेश्चन को समझो, समझने की ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। पहला सवाल है, ठीक है। अब इसमें ना कुछ चीजें मैं डायरेक्ट लिखूंगा, डायरेक्ट। अब बताओ, इसको नीचे खिसकाने मतलब किस फोर्स की वजह से नीचे खिसक रहा होगा? किस फोर्स की वजह से? एक ही फोर्स है, उसका नाम है एम जी साइन थीटा। क्या इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? जीरो था। तो अगर मैं बात करूं इसके इनिशियल स्पीड की, तो तुम कहोगे जीरो था भैया। और इसमें कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? तो एम जी साइन थीटा फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या लगेगा? मास से डिवाइड कर दो, तो एक्सेलरेशन भी मिल गया तुम्हें, जी साइन थीटा। और कितना दूरी चला है? डी दूरी चला है, तो उसमें टाइम टी लग रहा है। तो चलो एक इक्वेशन लिख लेते हैं इसके लिए। मैं यस बराबर लिखूंगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है ना, इंटू टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, दूसरे केस की बात करूं, अच्छा इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो आगे। इनिशियल स्पीड तो क्या था? इनिशियल स्पीड तो जीरो था, तो एस की वैल्यू क्या आएगी? हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलो, इसको पूछना बोलो। अब दूसरे केस की बात करो, दूसरे केस की मैं बात करूं, आराम से करते ना, कोई मुझे तेजी नहीं है, मुझे कोई तेजी नहीं है, आराम से करेंगे अपन लोग, आराम से। मैं फास्ट भी करा सकता हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे कोई तेजी नहीं है। तुम आराम से, अगर तुम्हें आ रहा है तो तुम खुद से भी पहले करो, मुझसे पहले करो। ट्राई टू सॉल्व फास्टर देन मी। अब बताओ, अब चूंकि इसमें क्या फ्रिक्शन लग रहा है, तो तुम बताओ, एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा होगा। अभी किसको नहीं समझ में आ रहा कि एम जी साइन थीटा क्यों नीचे लग रहा है? एमजी का कौन सा कंपोनेंट इसको नीचे मूव कराना चाहता है? वो है एमजी साइन थीटा। अब इसको रोकने के लिए कौन बस ये आएगा? फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन आगे आएगा। अगर मैं इसका वीडियो बनाऊं, तो तुम देखोगे कि नीचे की तरफ क्या आ रहा है? एमजी साइन थीटा आ रहा है, और इसको रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन। और इसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू नॉर्मल। और यहाँ पे नॉर्मल क्या, अभी पहले क्वेश्चन में निकाले थे, नॉर्मल किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर है। बस खत्म। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं, यस बराबर, पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल लो यार।
इसका एक्सेलरेशन तो निकाल लो। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? एक्सेलरेशन बराबर होता है एफ नेट अपॉन मास। नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा अपॉन में मास। मास को काट दो तो ये आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो ये है एक्सेलरेशन। अब थोड़ा सा एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला यूज करो, इसके लिए यूज करो तो तुम बोलोगे यस बराबर इसके लिए क्या होगा, यू जीरो है तो हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। अब टी कितना होगा? टी स्क्वायर नहीं होगा, एन टी का स्क्वायर होगा, क्योंकि टाइम क्या लग रहा है? एन गुना लग रहा है, तो इसको लिखूंगा एन स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन वन को इक्वेशन सेकंड से इक्वलेट कर दो, क्या निकल के आएगा? तो निकल के ही आएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो निकल के क्या आएगा। निकल के आएगा कि ऊपर इसमें था हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, जो होगा वो बराबर होगा हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर। टी स्क्वायर ने टी स्क्वायर को मार दिया, हाफ ने हाफ को मार दिया, जी ने जी को मार दिया। ठीक, आंसर क्या आ रहा है? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इनटू एन स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा की मतलब थीटा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, क्या? 45 डिग्री। तो पुट कर दो, इसको पुट करोगे तो 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 माइनस म्यू बाई √2 इंटू एन स्क्वायर। अब √2 ने √2 को मार दिया, वैल्यू क्या बचा? वैल्यू सिंपल बचा, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू इंटू एन स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लो बेटा, आगे सॉल्व कर लो, आंसर एक लाइन में आएगा। एन स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आएगी भाई? 1 अपॉन 1 माइनस, इसको इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ तो 1 माइनस। दैट इज आवर आंसर। कितने लोग का आया आंसर? दैट इज आवर आंसर। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आई होप यू हैव गॉट इट। बहुत ही इजी सवाल है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो बता दीजिए। बहुत लुल्ले सवाल है, मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना। मेरे हिसाब से तो कोई दिमाग नहीं लगाना था, मेरे हिसाब से बहुत इजी प्रश्न था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनो। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलना है? अ मैन थ्रू अ बॉल 3 केजी। एक मैन है जिसने 3 केजी के बॉल को थ्रो करना है, ठीक है, और कितने स्पीड से? v बराबर 5.0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब उस एक मैन है जो 3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक बॉल को थ्रो कर रहा है, ठीक है। अब बॉल के साथ उसका हाथ जो है 0.2 सेकेंड के लिए कांटेक्ट में रहता है। अगर वह 4 बॉल 2 सेकेंड में, अगर वह 4 बाल 2 सेकंड में क्या करता है? अगर वह 4 बाल 2 सेकंड में फेंक लेता है तो 1 सेकंड में एवरेज फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा? 1 सेकंड में एवरेज फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा? ये तुमसे पूछा जा रहा है, 1 सेकंड में एवरेज फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा, ठीक है। तो देखो एफ एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं, डेल्टा पी अपन डेल्टा। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। दिस इज फॉर इंस्टेंटेनियस फोर्स, दिस इज फॉर इंस्टेंटेनियस फोर्स। और अगर किसी एवरेज की बात किया जाए तो बस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कर दो, डी को डेल्टा कर दो, खत्म बात। अब डेल्टा पी क्या होगा? फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा। बात समझ में, बात समझ में। पी फाइनल क्या होगा और पी इनिशियल क्या होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी? 5 मीटर पर सेकेंड।
तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, मास इंटू, अरे इस चीज को, इस पूरे चीज को, V फाइनल माइनस V इनिशियल अपान डेल्टा। देखते हैं कितना दिए हो, देखते हैं। तो एक क्वेश्चन में क्या है, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी हमको पता है। अब देखो यार, क्या है ना कि 1 सेकंड भी पूछ रहा है, तो चलो पहले लिखते हैं। मास की जगह पे क्या लिखना है, मास की जगह पे 3 kg, तो फोर्स के लिए लिखेंगे 3 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या है 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 अपॉन टाइम क्या है, कितने सेकंड में पूछ रहा है, 1 सेकंड में। लेकिन 1 सेकंड में बॉल कितनी फेंक दे रहा है, एक बॉल की वजह से लगेगा ना, ये तो एक बॉल का चेंजिंग मोमेंटम है। 1 सेकंड में बॉल कितना फेंका जा रहा है, 2 सेकंड में 4 बॉल फेंका जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना बॉल फेंका जा रहा होगा, 2 बॉल फेंका जा रहा होगा। तो ये हो जाएगा 15×30, दैट इज आवर आंसर। देखो ये जो था एक बॉल का चेंज ऑफ मोमेंटम था 1 सेकंड में, लेकिन हमारा तो 1 सेकंड में 2 बॉल फेंका जा रहा है, तो दोनों बॉल के वजह से फोर्स लगेगा ना, तो दैट वाज ओके। आई थिंक यू हैव गॉट। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बैलून हैज मास 10 ग्राम इन एयर। एक बैलून है जिसका मास जो है 10 ग्राम है एयर में, और एयर इसके फ्रॉम द बैलून एट अ यूनिफॉर्म रेट। अब मान लो बैलून है, दिस इज अ बैलून। अब इस बैलून से क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म रेट मान लो बैलून में छेद हो गया, तो यूनिफॉर्म रेट से एयर बाहर निकल रहा है, ठीक है। और उसके बाद से 2.5 सेकंड में टोटली एयर बाहर निकल जा रहा है, बैलून पूरा कोचक जा रहा है। तो तुमसे पूछा गया है कि बताइए इस पे कितना एवरेज फोर्स लग रहा होगा, और इसकी वेलोसिटी दे दी गई है, वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दे दी है। अब एवरेज फोर्स लग क्यों रहा होगा, एवरेज फोर्स इसलिए लग रहा होगा कि शुरू में वेलोसिटी क्या था 5 सेंटीमीटर पर सेकंड का, और बाद में जब फाइनली ये पिचक गया तब वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ है। अब वेलोसिटी में चेंज हुआ है, इसका मतलब मोमेंटम में चेंज हुआ है, और मोमेंटम में चेंज होने का जो रेट होता है वही तो फोर्स होता है।
तो बस निकाल दो फोर्स। तो फोर्स बराबर होगा, अभी जो पहले फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज फोर्स पूछ रहा है तो डेल्टा पी अपन डेल्टा, डेल्टा पी क्या होगा, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी। मास कितना है बेटा, 100 ग्राम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है जिससे जा रहा था, तो 5 × 10 सेंटीमीटर है, तो 10⁻²। अपन टाइम कितना है, 5/2। 2.5 को मैंने 5/2 लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो माइनस चिन्ह हटा दो क्योंकि फोर्स से हमें मतलब है, फोर्स के मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है। तो ये 5 अगर डायरेक्शन से तो मतलब है नहीं, 5 इंटू ऊपर चला गया 2, 5 से 5 कट गया, क्या आंसर आया, 10 × 20 इंटू 10⁻²। न्यूटन। ये आंसर किसमें है भैया, न्यूटन में है। ये आंसर किसमें है, न्यूटन में है। कितना है फोर्स बराबर, 20 × 10⁻²। न्यूटन। अब इसको डाइन में बदलना है, कैसे बदलेंगे डाइन में, डाइन में बदलने के लिए 10⁻5 से, न्यूटन को डाइन में बदलने के लिए 10⁻5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 20 × 10⁻² को मल्टीप्लाई करिए 10⁻5 से, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻3, तो ये हो गया 20, 1 2 3, 8 डाइन हो गया। देखिए कोई ऐसा आंसर है, कोई ऐसा आंसर है, यस ऑफ कोर्स आंसर है सर, दैट इज आवर आंसर। तो मुझे लगता है आप लोग को हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अभी हम अगला वर्क और एनर्जी और थर्मोडायनामिक्स का बनाएंगे। जितने लोग चाहते हैं कि हाँ भैया बनाया जाए वो जरूर मुझे बताएं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि अभी कितने लोग एक्टिव हैं, अपन अपन से कितने लोग पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ये बताने से मेरा मनोबल बढ़ता है। चलो अगला चैप्टर करते हैं। अब ब्लॉक ऑफ मास एम इज पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल। आप देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ोगे आप, क्वेश्चन पढ़ो आराम से, क्वेश्चन पढ़ोगे। A block of mass m is pulled along a horizontal frictionless surface। एक ब्लॉक है, मान लो यह एक ब्लॉक है, यह हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यह एक ब्लॉक है जिसका मास m है। इसको खींचा जाता है, किससे, एक रस्सी से खींचा जाता है। क्या किया जाता है, एक रस्सी से इसको खींचा जाता है। और उस रस्सी को किस फोर्स से खींचा जाता है, पी फोर्स से खींचा जाता है। तो बोला जा रहा है कि अगर पी फोर्स से इस रस्सी को, मान लो ये रस्सी है, रस्सी है, रस्सी, इस रस्सी को पी फोर्स से खींचा जा रहा है। अब जब रस्सी को खींचा जाएगा तो ये ब्लॉक भी चलेगा। तो तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रस्सी द्वारा ब्लॉक पे लगाया गया फोर्स कितना होगा। देखो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक क्या होगा। इसको तुम्हें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक काम करना होगा। अगर मान लो, अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इकलौता फोर्स ब्लॉक पे कौन लगा रहा है, रस्सी लगा रहा है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल जाए तो मैं बोल दूंगा कि जो ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है वो रस्सी की वजह से ही तो लग रहा है हॉरिजॉन्टल। तो अगर एक्सेलरेशन मिल जाए तो फोर्स मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकलेगा कैसे, तो एक्सेलरेशन निकालने का क्या तरीका होगा, इन दोनों को एक्सेलरेशन निकालने का तरीका सीखो। इन दोनों को मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, इन दोनों को मैं क्या मान लेता हूँ, इन दोनों को मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ। आई एम गोइंग टू से अ सिस्टम। अब मेरी नजर में दोनों क्या है, एक पिंड है जिनका मास m है प्लस कैपिटल M है, और इन पे एक फोर्स P लग रहा है। मैं पूरे सिस्टम पे फोर्स की बात कर रहा हूँ, इस सिस्टम पे फोर्स P लग रहा है, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स F नेट अपॉन मास नेट। तो फोर्स नेट हो जाएगा P और मास का हो जाएगा m प्लस कैपिटल। ये टोटल एक्सेलरेशन मिल गया आपको। अब भैया जब एक्सेलरेशन है पूरे सिस्टम का है, तो उसमें चूंकि रिजिड बॉडी है, तो अगर जो जो एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का होगा वही एक्सेलरेशन हर एक पार्टिकल का होगा रिजिड बॉडी में। तो इसका मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का कैपिटल एम नाम के ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन रहा होगा पी अपान कैपिटल एम प्लस, ये इसका एक्सेलरेशन होगा। तो इसमें फोर्स कितना लग रहा होगा, तो इस पे जो फोर्स होगा एफ नेट होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और इसका मास कैपिटल एम है और एक्सेलरेशन क्या है, पी अपान एम प्लस कैपिटल एम। तो ये एफ नेट निकल गया, दैट इज आवर आंसर।
आर यू गेटिंग और नॉट? कितना आसान सा सवाल, थोड़ा सा बुद्धि लगानी बस, ठीक है। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन एएमयू में बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ मैन फायर अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम, एक 200 ग्राम का बुलेट जिसको मैन फायर करता है विथ स्पीड वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब गन इज 1 kg मास, एक गन है जिसका मास जो है 1 kg है, ठीक है। बाई व्हाट वेलोसिटी द गन रीबाउंड बैक। अब जैसे क्या होता है कि हम किसी बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक थोड़ा सा पीछे रिबाउंड होता है, तो पूछा जा रहा है कि किस स्पीड से रिबाउंड होगा। अब वो रिबाउंड इसलिए होता है ताकि वो मोमेंटम को कंजर्व करा सके। मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे हमें लगाना होगा, और मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, तो जब भी वेलोसिटी जीरो हो, जब भी आपका वेलोसिटी सॉरी जब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, जब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। वहां पे क्या लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए भैया, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए। कैसे लगाएंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि जो शुरू में मोमेंटम था वही फाइनल में मोमेंटम था, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। शुरू में मोमेंटम क्या था, ना तो गोली मोशन में थी और ना ही बंदूक मोशन में थी, तो इसका मतलब जब कोई मोशन में नहीं था तो मोमेंटम जीरो था, बराबर फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ये होगा कि गोली जो है वो गोल मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यही तो फाइनल मोमेंटम होगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे मास ऑफ गन कितना होगा बेटा, मास ऑफ गन कितना है, 5। मास ऑफ गन नहीं दिया है? अच्छा, मास ऑफ गन जो है 1 kg है, तो 1 kg मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, प्लस मास ऑफ बुलेट कितना है 200 ग्राम है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी आपकी कितना है 5 है, बराबर 0, सिंपल। तो वेलोसिटी ऑफ गन जो होगा वो कितना होगा, 5 दूना 10 माइनस के साथ, तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या आया, एक 1 मीटर पर सेकेंड आया, दैट इज आवर आंसर। माइनस में, तो माइनस में क्या, माइनस में आने का मतलब ये है कि अगर बंदूक की गोली आगे चलेगी तो गन पीछे भागेगा, सिंपल सा लॉजिक है। माइनस में आया, दैट इज आवर आंसर। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना, ठीक है, इतना तो संभाल ही लोगे ना। गुड, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अ मैन वेट 80 kg, ही स्टैंड ऑन अ वेइंग स्केल। देखो एक लिफ्ट में एक कोई वेइंग मशीन है, लिफ्ट में कोई एक वेइंग मशीन है जिसपे एक आदमी खड़ा है। अब बोले जा रहा है कि अगर लिफ्ट एक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हो तो वेइंग मशीन इसका वेट कितना मापेगा। तो पहली बात, वेइंग मशीन मापता क्या है, तो वेइंग मशीन हमेशा हमेशा वेइंग मशीन मापता क्या है, वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल मापता है, ठीक। अब इस केस में जब 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो इसका नॉर्मल कितना होगा ये हमें निकालना है। तो चलो नॉर्मल निकालते हैं। मैन का एफबीडी बनाओ। मैन पे एक ग्रेविटी के द्वारा नीचे फोर्स mg लग रहा होगा, और सरफेस के द्वारा ऊपर नॉर्मल लग रहा है, और चूंकि उसका एक्सेलरेशन भी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का इक्वेशन लिखो, फोर्स का इक्वेशन क्या कहता है, फोर्स का इक्वेशन कहता है एफ नेट जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। अब नेट फोर्स क्या है, तो देखो नेट फोर्स क्या है, नॉर्मल माइनस mg। नॉर्मल माइनस mg क्यों लिख रहा हूँ, mg माइनस नॉर्मल क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, तो नॉर्मल बड़ा होगा ना, तो नॉर्मल माइनस mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल निकाल दो, ये हो जाएगा mg प्लस mm, मास कॉमन करो ये हो जाएगा g प्लस m। तो ये मास कितना हो जाएगा 80 इंटू जी कितना है 10 प्लस 5, तो 80 × 15 कितना आएगा 400।
80 गुणे 15 कितना आएगा? 1200 मीटर। आंसर ठीक है, तो दैट इज 1200 मीटर। तो आई थिंक आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या है। अच्छा, अगर मान लो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ देता हूँ, ऐसे टाइप का कि एक लिफ्ट है, अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है तब क्या होगा? तब कौन सा इक्वेशन लगाते हैं? mg नीचे और नॉर्मल ऊपर। तब चूंकि एक्सेलरेशन नीचे, इसका मतलब mg बड़ा होता, तब उस केस में mg माइनस नॉर्मल बराबर m में लगा। ठीक है, असल में तो ये तरीका था। अच्छा, इसको एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तरीका है वो रिलेटिव मोशन का। मान लो लिफ्ट है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये मैन है जिसका नॉर्मल में फाइंड करना है। तो एक काम करो, लिफ्ट को रोक दो। लिफ्ट को रोकने के लिए नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देना होगा। तो अगर तुमने एक्सेलरेशन लिफ्ट को दिया है तो मैन को भी इतना ही एक्सेलरेशन देना होगा। तो मैन के पास कितना एक्सेलरेशन है? एक तो जी नीचे की तरफ और साथ में 5 भी नीचे की तरफ। तो इसका नेट एक्सेलरेशन, अब मैन क्या है? रेस्ट पे है। अब इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है? अब इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है? नेट एक्सेलरेशन है जी प्लस 5। तो फोर्स क्या होगा? मतलब नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मास इंटू जी प्लस 5, दैट विल बी मास इंटू 10 प्लस 5। आ गया सेम चीज, सेम चीज आ गया ना, 15 गुणे मास। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो एक लाइन में डायरेक्टली, बिना फोर्स का इक्वेशन लगाए, रिलेटिव मोशन की हेल्प से। रिलेटिव मोशन की हेल्प से भी ये सवाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन टू, अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल बढ़ने से पहले एक सवाल और कर लेते हैं शॉर्टकट में। ये सवाल क्या कह रहा है? अरे यार, फिर से वही सवाल है। कितना टाइम हो गया? बोल रहे कि एन ऑब्जेक्ट जो है एन टाइम आ, ये पिछला वाला सवाल तो है कि अगर मान लो कोई इंक्लाइन प्लेन है, उसी के जैसा है, कोई इंक्लाइन प्लेन है, उससे यहाँ से किसी बॉडी को नीचे उतरने में टी टाइम लग रहा है। तो अगर ये सरफेस रफ कर दिया जाए तो टाइम एन गुना बढ़ जाएगा। तो फाइंड करो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम लोग आंसर बताना चैट बॉक्स में, विच आंसर शुड बी करेक्ट। ठीक है, दिस शुड बी आल्सो होमवर्क, दिस शुड बी आल्सो होमवर्क। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन और करा देते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कर लो यार, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा। एक टॉय है, इस सवाल को पढ़ो। अ टॉय कार ऑफ मास 2 kg is moving toward negative y axis। चलो हम एक्सिस बना लेते हैं पहले। एक टॉय कार है, एक टॉय कार है जिसका मास जो है वो 2 kg है। वो शुरू में किधर मूव कर रहा है भैया? ये शुरू में मूव कर रहा है निगेटिव वाई एक्सिस, मतलब इस दिशा में, कहीं इस दिशा में, -2, -2, सॉरी -0.5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक, इट टेक अ टर्न टुवर्ड एक्स एक्सिस। उसके बाद प्लस एक्स एक्सिस की तरफ एक टर्न लेता है, और किस स्पीड से? 0.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो बोल रहा है कि इसके चेंज इन मोमेंटम, इसके चेंज इन मोमेंटम को बताइए। इसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है इसको बताइए। कुछ नहीं, फिर से चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, क्या होगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी। ठीक, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या था? इनिशियल वेलोसिटी था 0.5 माइनस जे कैप। माइनस जे कैप क्यों? क्योंकि माइनस वाई एक्सिस के तरफ मोशन कर रहा है। देखो, ये होता है एक्स एक्सिस, इसको हम प्लस आई कैप कहते हैं। ये होता है माइनस एक्स एक्सिस, इसको हम माइनस आई कैप कहते हैं। ये होता है वाई एक्सिस को जे कैप कहते हैं, और ये होता है माइनस वाई एक्सिस को माइनस जे कैप कहते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस जे कैप के डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी कितना किधर हो गई? 0.4 आई कैप के डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को लिख दूंगा। मास कितना है भाई? मास है 2 kg, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ लिखिए। इन फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0.4 आई कैप माइनस
इनिशियल वेलोसिटी क्या है, माई 0.5 इंटू माइनस जे कैप, माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हुआ 0.8 आई कैप प्लस 2 × 5 = 10, तो ये 1 जे कैप, दैट इज आवर आंसर। ऐसा कोई आंसर है क्या? यस, इट्स आवर आंसर। ठीक है, अगला सवाल। अ कार मूव अराउंड अ कर्व रोटेट, कोई कर्व, मान लो कोई कार आ रही होगी और यहाँ एक मोड़ होगा। अब एक कार क्या है, किस मोड़ पे मुड़ रही है विथ स्पीड v, ठीक है, बिना बिना स्लीपिंग के भी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा गया है। बिना स्लीपिंग के मुड़ रही है। अगर इस कार का वेलोसिटी दुगना कर दिया जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो कि वो बिना स्लिप किए मुड़ जाए। तुम्हें भी पता है कि जब भी मोड़ आता है तो हम गाड़ी की स्पीड को धीरे करते हैं, क्यों धीरे करते हैं, ताकि स्लिपिंग ना हो। स्पीड देखो, स्पीड जो होता है, जितना ज्यादा स्पीड रहेगा मोड़ने के लिए उतना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत रहेगी। बात समझ में आ रहा है? तो इसका फॉर्मूला जो होता है, ये पहले तुम याद रख लेना, v = √2gr। बात समझ में आ रहा है? √2μgr होता है, या सिर्फ जी μgr होता है, जो भी है देख लेना यार, क्या ही दिक्कत है। लेकिन इससे तुम्हें एक कुछ चीज समझ में आ गया, हमें यहाँ पे रेशियो से मतलब है। भी जो प्रोपोर्शनल होता है √r के प्रोपोर्शनल होता है, तो मैं लिख सकता हूँ v1/v2 जो होगा √r1/r2 के बराबर होगा। तो v/2 भी क्या होगा, r/r डैश का रूट। इसको काट दो, क्या आंसर आएगा, ध्यान से सुनना है, क्या आंसर आएगा, 1/2 = √r/r डैश, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो 1/4 = r/r डैश। तो r डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी 4r। मतलब अगर तुमने वेलोसिटी दुगना कर दिया ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 गुना चाहिए होगा गाड़ी को मोड़ने के लिए, किसी भी मोड़ पर। याद रख लेना। बहुत अच्छे। ए वाला क्वेश्चन जो है सेम पिछले क्वेश्चन से मिल रहा है। इसमें तुम्हें रिक्वायर्ड स्पीड निकालनी है। जैसे गन को तुमने फायर किया तो बुलेट आगे गई तो गन पीछे जाएगी। तो अगर गन पीछे जा रही है तो उसकी कुछ रिक्वायर्ड स्पीड होगी ना, रिक्वायर्ड स्पीड होगी ना। यू हैव टू फाइंड, कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगाओगे, यू विल अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। यू विल अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, उसको अप्लाई करो, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, और चैट बॉक्स में आंसर बताओ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है, आराम से पूछो। फिर से इंपल्स पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द इंपल्स। इंपल्स का फार्मूला क्या होता है, देख रहे हो एक ही टाइप के क्वेश्चन है ये, एमयू वाले बार बार पूछते हैं। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी। इसको कहते हैं हिंदी में चेंज इन मोमेंटम। किस किस टाइम पे, तो t = 0, t = 6 पे। तो एक t = 0 पे एक बार मोमेंटम इंपल्स पूछा है, और एक t = 6 पे इंपल्स पूछा है। तो चलो आओ कैलकुलेशन करते हैं। फॉर t = 0 इंपल्स क्या होगा, तो t = 0 पर इंपल्स क्या होगा, वी हैव टू फाइंड इट। तो देखो क्या होगा, इंपल्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम होता है, तो मैं लिख दूं ना, मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बात समझ में आ रहा है? मास कितना है इसका, 4 kg। वी फाइनल क्या होगा, एक्सटी कर्व है। एक्सटी कर्व में वेलोसिटी कैसे पता चलता है, स्लोप से। अरे ये थंब रूल याद रखना है यार। देखो, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन मिलता है। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं dx/dt को, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ तो वेलोसिटी मिला, मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा।
एक डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है स्लोप। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा, वही इसकी वेलोसिटी बताएगी। टी बराबर 0 पर इसका स्लोप क्या है, टी बराबर 0 के बाद इसका स्लोप क्या है, हम फाइनल स्पीड निकाल रहे हैं। तो टी बराबर 0 के बाद इसका स्लोप यही है। तो स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, इसके हाइट के बराबर है 5, और आधार कितना है 6। तो मैं लिख देता हूँ 5/6 माइनस, उससे पहले क्या था, कर्व था ही नहीं, उसका स्लोप 0 था। ये क्या आ गया, 10/3, दैट इज 3.33। यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे निकल गया, ये नहीं निकल गया। अगले पे निकाल के मुझे बताओ, टी बराबर इम्पल्स है टी बराबर 6, टी बराबर 6 में इम्पल्स होता क्या आएगा, इम्पल्स कुछ नहीं आएगा। टी बराबर 6 पे भी इम्पल्स लिखना है ना, तो लिख दो मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। अब देखो टी बराबर 6 के बाद, यहाँ के बाद इस कर्व का स्लोप क्या है, तो चूंकि ये कर्व क्या है, एक्स टी एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसका स्लोप 0 है। और इससे के पहले का स्लोप तो निकाले ही थे 5/6, मैं लिख दूंगा मास इंटू 0 माइनस 5/6। मास कितना है भाई, 4 kg इंटू 0 माइनस 5/6, तो ये हो जाएगा -5/6 मल्टीप्लाई बाई 4, ये कितना हो गया, -3.33 मीटर। अरे जो भी न्यूटन से आंसर। कितने लोगों को समझ में आएगी, बड़ी आसान सवाल था यार। डीएमयू का एक भी कोई ऐसा सवाल नहीं था जो बहुत बड़ा फंसाऊ सवाल हो। ठीक है, चलो। तो क्योंकि वक्त की भी थोड़ी कमी है, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो को मैं वर्क पावर एनर्जी या फिर थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन लगवाऊंगा। तो अगर तुम चाहते हो कि डेली में क्वेश्चन लगवाऊं, तो प्लीज कमेंट में बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा, और अगर इसमें कोई गलती रही हो तो भी उससे बताना, बिकॉज तुम गलतियां मेरी बताओगे तो मैं उसे सुधारूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टाटा, टेक केयर।